बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा 67th मेंस एग्जामिनेशन 30 दिसंबर 2022 को लिया गया है। हम लोग इस वीडियो में जनरल स्टडी पेपर फर्स्ट का क्वेश्चन पेपर देखेंगे। टोटल मार्क्स जो होते हैं वो 300 मार्क्स के होते हैं। समय जो होता है वो 3 घंटे का होता है। इसमें हमें टोटल 8 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। क्वेश्चन पेपर 3 सेक्शन में बटा होता है, सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3। सेक्शन 1 से 3 क्वेश्चन, सेक्शन 2 से 3 क्वेश्चन और सेक्शन 3 से 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हुए हमें टोटल 8 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। आप इंस्ट्रक्शंस देख सकते हैं। सेक्शन 1 में जो क्वेश्चन है हमें 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं और यहाँ पे 8 एंड हिस्ट्री के क्वेश्चंस होते हैं। अपना पहला क्वेश्चन है, डिस्कस द फैक्टर रिस्पांसिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, व्हाट वर द ब्रिटिश पॉलिसी। ब्रिटिश पॉलिसी जो है वो क्या थी टुवर्ड्स अर्ली नेशनलिस्ट। हम लोग जानते हैं कि 28 दिसंबर 1885 को कांग्रेस की स्थापना होती है और उसमें ब्रिटिश पॉलिसी क्या थी इसको हमको लिखना है। सेकेंड क्वेश्चन में, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के लिए उत्तरदायी कारकों का उल्लेख कीजिए। प्रारंभिक राष्ट्रवादियों के प्रति ब्रिटिश नीतियों की चर्चा कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2, ट्रेस द कोर्सेस ऑफ एक्सपेंशन ऑफ वेस्टर्न एंड टेक्निकल एजुकेशन इन बिहार बिटवीन 1857 से 1947 तक की बात हमें करनी है और ये क्वेश्चन आने ही वाला था। वेस्टर्न एंड टेक्निकल एजुकेशन 1857 टू 1947 के मध्य बिहार में पाश्चात्य एवं तकनीकी शिक्षा के विस्तार के क्रम को अनुरेखित कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3, क्रिटिकली एनालाइज द फैक्टर रिस्पांसिबल फॉर द इमर्जेंस ऑफ गांधी जी एज एन एमिनिएंट नेशनलिस्ट लीडर। एक प्रतिष्ठित राष्ट्रीय नायक के रूप में गांधी जी के उदय के लिए उत्तरदायी कारकों का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4, राइट एन एसे ऑन द क्विट इंडिया मूवमेंट ऑफ 1942 वाज इट्स स्पॉन्टेनियस मूवमेंट। तो फर्स्ट पार्ट में जितनी सारी बातें क्विट इंडिया मूवमेंट से लेकर कॉजेज, उसके इंपैक्ट क्या हुए, पॉजिटिव नेगेटिव, उन सारी चीजों को लिखते हुए फाइनली हमें इसे कंक्लूड करना है। इज इट अ स्पॉन्टेनियस, यस और नो में हमें करना है। तो हम बहुत सारी चीजों को देखेंगे कि हाँ यह एक स्पॉन्टेनियस नहीं थी। इसमें चूंकि पहले जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी है उसने तो ये रेजोल्यूशन पास किया था, क्विट इंडिया मूवमेंट का जो रेजोल्यूशन था, तो ऐसा हम नहीं कर सकते स्पॉन्टेनियस है। लेकिन जब जो टॉप लीडर्स थे कांग्रेस के, जब वो अरेस्ट हो जाते हैं, वो जेल में उनको बंद कर दिया जाता है, तब लोगों ने कमान इसको संभाल लिया था। तो इन दोनों बातों को बैलेंस करते हुए हमें 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन पर एक निबंध लिखना है और यह बताना है कि क्या यह आंदोलन अनायास ही होने वाला था। क्वेश्चन नंबर 5, डिस्क्राइब द चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्न आर्ट। डिटेल्स में मॉडर्न आर्ट के बारे में पूछना है क्योंकि हम लोग जानते हैं कि आर्ट इज अ ओशन एंड दिस हैज अ डिफरेंट टाइप्स ऑफ, हम ऐसा कर सकते हैं सी, रिवर, ये सब जाकर आर्ट में मिलते हैं, जिसमें कि आर्किटेक्चर हो जाएगा, स्कल्पचर्स भी हो जाएंगे, हमारे पेंटिंग्स हो जाएंगे, टेराकोटास हो जाएंगे। ये सब के बारे में हमें डिटेल्स में इस बार डिस्कस करना था। मॉडर्न आर्ट ही पूछ दिया गया है डिटेल्स में। क्वेश्चन नंबर 6, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग, संथाल अपराइजिंग, चंपारण सत्याग्रह, रविन्द्रनाथ टैगोर कंट्रीब्यूशंस टू द फ्रीडम मूवमेंट। तो इसमें से किसी 2 को अटेम्प्ट करना है हमें। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये करंट अफेयर का क्वेश्चन होता है, यहां से भी 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। क्वेश्चन नंबर 7 जो है, डिस्कस द ओरिजिन, मेंबरशिप, डेवलपमेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ क्वाड, व्हाट इज इट्स सिग्निफिकेंस ऑफ इंडिया। तो सबसे पहले हमें इसको क्या करना था कि अपना एक हम लोग मैप बनाते हैं। तो ये अफ्रीका का मैप इस तरह से कुछ होगा, ये अपना इंडिया बनाते हुए इस तरह से ये हो गया। यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि ये जापान है, फिर यहाँ पे ये साउथ अमेरिका, इधर नॉर्थ अमेरिका वाला जो है यूएसए यानी कि यहाँ हो गया, और ये जो है अपना ऑस्ट्रेलिया। अब इस चीज को देखिए, ये इंडिया है, ये जापान है, ये यूएसए है, ये ऑस्ट्रेलिया है, ये अपना एक क्वाड जो है यानी कि 4 साइडेड बन गया। इसी चीज को हमें एक मैप पे बनाते हुए क्वाड को परिभाषित करना था। इसको मैप के थ्रू हमें दिखाना है, क्योंकि यहाँ पे मेंबर्स के भी बारे में बताना है, ओरिजिन बताना है, हमारा शेयर्ड फ्यूचर इस पे कॉन्सेप्ट है, इसको डिटेल्स में हमें बातें करनी थी। तो क्वाड से रिलेटेड क्वेश्चन था, अग्निपथ इज अ पाथ टुवर्ड्स डेवलपमेंट और डिस्ट्रक्शंस। कमेंट, अग्निपथ जो है जो डिफेंस में जाने के लिए जो आई हुई है स्कीम, विकास अथवा विनाश की ओर पथ है, टिप्पणी कीजिए। क्वेश्चन नंबर 9, डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ वन नेशन वन इलेक्शन इन इंडियन कंटेक्स्ट एंड गिव योर आर्गुमेंट्स फॉर एंड अगेंस्ट इट। भारतीय संदर्भ में राष्ट्र एक निर्वाचन की अवधारणा का वर्णन कीजिए तथा इसके पक्ष और विपक्ष में अपने तर्क दीजिए। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा इस बात को जोर देते हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन, तो इसी को लेकर हमें इस पे डिस्कस करनी है। क्वेश्चन नंबर 8, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वही दोनों जगह की लेती है, लोकसभा की भी इलेक्शन करवाती है और स्टेट असेंबली की भी जो इलेक्शन होती है वो भी करवाती है। तो हम चाहते हैं कि एक ही साथ हो जाए, इसका मतलब यही है, एक राष्ट्र एक निर्वाचन। क्वेश्चन नंबर 10, यूक्रेन क्राइसिस को लेकर था कि डिस्कस इट्स इंपैक्ट ऑन नेशंस ऑफ द वर्ल्ड विद स्पेशल रेफरेंस टू इंडिया। हम लोग जानते हैं कि इंडिया और यूएसए जो है ऑल वेदर फ्रेंड्स हैं, तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए हमें इसका इंपैक्ट लिखना था। क्वेश्चन नंबर 11, इट इज जनरली एलेज्ड दैट द रूलिंग पार्टी मिसयूज द कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस फॉर इट्स वेस्टेड इंटरेस्ट, डू यू एग्री विद दिस व्यू, गिव आर्गुमेंट्स इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर। प्राय यह आरोप लगाया जाता है कि सत्ताधारी दल अपने निहित स्वार्थों हेतु संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करता है। क्या आप इस मत से सहमत है? अपने उत्तर के पक्ष में तर्क दीजिए। यदि हम लोग इस चीज को लिखेंगे तो जिसमें कि जितने सारे ये इंस्टीट्यूशन है, सीबीआई हो गया, ईडीआई हो गया, कॉन्स्टिट्यूशनल
जो ये इंस्टीट्यूशंस है इनको रेफरेंस लेते हुए हमें इस बात की पुष्टि करनी होगी कि ऐसा कुछ नहीं है कि जो पार्टी रूलिंग पार्टी होती है वो इसका मिसयूज करती है। हाँ, कुछ हद तक देखा जा सकता है, जैसे कि एग्जांपल्स देके कर सकते हैं, लेकिन ये इंडिपेंडेंट होते हैं। इस चीज पर हमें फोकस करते हुए इस बात को कंक्लूड करना होगा। क्वेश्चन नंबर 12 जो है ये डीआई के अब क्वेश्चंस रिलेट होंगे। यहां पर 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं हमें, टोटल 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं सेक्शन 4 में। काफी आसान क्वेश्चंस माने जा सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा काफी ट्रिकी था। क्वेश्चन नंबर 12 जो है यहाँ पे परसेंटेज दिया हुआ है, ये जो नंबर है ये 75 नंबर है और ये 85% है, यानी कि 75 मार्क्स में 85% ले आए हैं। तो इस तरह से हमें इसका टेबल बनाते हुए इसका मैं डिटेल्स में सोल्यूशन दूंगा, इन सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। जैसे कि यहाँ पे अब जैसे मार्क्स की हम बात करें तो कितना हो जाएगा, हम लोग जानते हैं यहाँ पे हम ऐसे लिखेंगे कि 100% मार्क्स इज इक्वल टू 75, तो 85 बराबर कितना हो जाएगा, ये गुना 85, तो ये यानी कि 0.75 इंटू 85 करके इसका फिर मार्क्स ऐसे निकलेगा। इसका जब हम मार्क्स निकालेंगे कि 85% का मार्क्स कितना होगा, तो ये हो जाएगा 0.75 गुना 85, जो आएगा वही हो जाएगा। उसी तरह से सबको हम लोग कैलकुलेट करने हैं, तो यही इसमें ध्यान देना था। क्वेश्चन नंबर 12 में काफी आसान क्वेश्चन था, तो उसी तरह से हमें इसको निकालना था। तो ये क्वेश्चन थे, मैं डिटेल्स में एक बार सोल्यूशन करने की कोशिश करूंगा इसका। तो आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन मैं स्क्रॉल कर दे रहा हूं क्योंकि काफी ये बड़े क्वेश्चन होते हैं। पाई डायग्राम का क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर जो 14 है ये लाइन ग्राफ है। क्वेश्चन नंबर 15 जो है वो देखते हैं हम लोग। बार डायग्राम था लेकिन काफी आसान था क्योंकि ये स्टूडेंट बीच में ही जाते हैं, वो पहले क्वेश्चन करने लगते हैं। लेकिन क्वेश्चन नंबर 15 जो था अपेक्षा क्वेश्चन नंबर 13 और क्वेश्चन नंबर 14 से आसान था और इसमें समय भी कम लगता यदि जिन्होंने इसका आंसर किया होगा तो ये अपने जनरल स्टडी पेपर फर्स्ट के क्वेश्चंस पेपर हैं बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन 67th मेंस एग्जामिनेशन के। तो इस तरह के क्वेश्चंस आए थे। अब इस क्वेश्चंस को देखते हुए वो जनरल स्टडी पेपर 1 हो, जनरल स्टडी पेपर 2 हो, अपनी एक रणनीति बनानी होगी आपको और उसी के हिसाब से तैयारी करनी होगी। सो थैंक्स एंड टेक केयर।